अभी देखिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द रिलेटिंग टू द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ हिंदुस्तान लिमिटेड। हिंदुस्तान लिमिटेड की व्यापारिक क्रियाओं से संबंधित अनुपात निम्नलिखित हैं। आपको डेटर वेलोसिटी दे रखी है 3 मंथ। डेटर वेलोसिटी मतलब डेटर टर्नओवर नहीं होता, डेटर वेलोसिटी का मतलब होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है। इन्वेंट्री वेलोसिटी आपको दे रखा है स्टॉक वेलोसिटी 3 मंथ। क्रेडिटर वेलोसिटी 2 मंथ। क्रेडिटर वेलोसिटी का मतलब होगा एवरेज पेमेंट पीरियड, ठीक है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको दे रखा है 25%, ठीक है। नीचे देखिए क्या बोल रहे हैं आपको, वर्ष का सकल लाभ 5 लाख रुपए था। वर्ष का अंतिम स्कंद प्रारंभिक स्कंद से 10,000 रुपये अधिक था। प्राप्य विपत्र 25,000 रुपये तथा देय विपत्र 40,000 रुपये के थे। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंट टू 5 लाख एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ द ईयर इज़ 10,000 अबव द ओपनिंग इन्वेंट्री। ये बोल रहे हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 10,000 ज़्यादा थी। बिल्स रिसीवेबल अमाउंटेड टू 25,000 एंड बिल्स पेबल टू 40,000, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट फर्स्ट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेकेंड सन्ड्री डेटर्स, थर्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड फोर सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। तो एक एक करके हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कि आपको सेल्स की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। सेल्स की कैलकुलेशन करने के लिए अब आपको जो क्लू दे रखा है वो ग्रॉस प्रॉफिट का दे रखा है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट से इसकी बेटर कैलकुलेशन की जाएगी, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। और इसमें से अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा हो तो आप मिसिंग नेट सेल कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो हम इससे कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से नेट सेल की। तो सबसे फर्स्ट कैलकुलेशन है कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इट मीन्स सेल्स, ओके। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्लू है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। फॉर्मूला हमने लगा दिया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको दे रखा है 25%, ठीक है। ये देखिए 25%, तो हम यहाँ लिख देते हैं 25%। परसेंट नहीं लगाएंगे बिकॉज पीछे क्या कर रखा है हमने इंटू 100 कर रखा है, ठीक है। अगर हम पीछे इंटू 100 नहीं करते तो हम इसको परसेंटेज में या 0.25 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली 25 लिख रहे हैं। इसके बाद में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है कितना, 5 लाख, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 लाख। और अपॉन में आपको नेट सेल नहीं गिवन है तो हम एज इट इज़ नेट सेल्स इंटू 100, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए 25 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, नेट सेल्स 25 नेट सेल्स इज इक्वल टू 5 लाख इंटू, अगर आप 100, ये 100 जो है वो भी इंटू कर देना आप इससे, ठीक है। अब देखिए ये जो अमाउंट बनेगी, इसके बाद आप नेट सेल्स डायरेक्टली निकाल लेना। नेट सेल्स जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 2 सेट्स हो जाएंगे ज़ीरो के, और ये देखिए 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में, ठीक है। और ये जो 25 है ये इसके अपॉन में आ जाएगा। अब मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगी तो मेरी जो नेट सेल होगी वो कितनी होगी, 20 लाख हो जाएगी, ठीक है। ये 20 लाख की मेरी नेट सेल आ गई है। तो फर्स्ट हमने कैलकुलेट कर दिया, फर्स्ट टर्म नेट सेल। देखिए इन्होंने पूछा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स के लिए हमें डेटर वेलोसिटी को ही यूज़ करना होगा, ठीक है। तो हम डेटर वेलोसिटी का फॉर्मूला एक बार अप्लाई करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स, ठीक है। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में
ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि हमारे क्वेश्चन में सिर्फ रिसीवेबल्स है, डेटर प्लस बी आर, क्योंकि बी आर की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, अब एक बार मैं ना डेटर वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ कर लेती हूँ। डेटर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है, वैसे एवरेज रिसीवेबल्स होता है, एवरेज रिसीवेबल अपॉन नेट सेल इनटू जो मंथ है या वो है, तो अपन ने यहाँ पे एवरेज रिसीवेबल यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ रिसीवेबल वर्ड यूज़ करेंगे। रिसीवेबल्स अपॉन नेट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स, सॉरी नेट क्रेडिट सेल्स इनटू मंथ या फिर डेज। तो मंथ क्या लेंगे, हम मंथ ही लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमको मंथ में गिवन है, तो हम मंथ ले लेंगे। पीछे ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, तो हम 12 ले लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला यही होता है ना, एवरेज रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इनटू नंबर ऑफ मंथ्स एंड डेज इन द ईयर। तो अभी हमारे पास एवरेज रिसीवेबल नहीं है, तो हम सिर्फ रिसीवेबल लेंगे, और नेट क्रेडिट सेल्स, और नेट क्रेडिट सेल्स भी नहीं दे रखी, तो हमने अभी जो कैलकुलेशन किया है सेल्स का, जब भी आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो कि नेट क्रेडिट सेल्स क्या है, तो हम पूरी टोटल सेल्स को ही क्या मान लेंगे, क्रेडिट सेल्स मान लेंगे। ठीक है, जो पूरी सेल्स होगी उसको ही उधार बिक्री मान लेंगे। ठीक है, तो हमने इसको ही क्या मान लिया है, नेट क्रेडिट सेल्स मान लिया है। अब देखिए रिसीवेबल आपके पास है नहीं, तो एक बार आप रिसीवेबल की कैलकुलेशन करोगे नहीं। डेटर वेलोसिटी जो है वो आपको 3 मंथ दे रखा है। ठीक है, और रिसीवेबल की जगह मैं वर्ड रिसीवेबल एज इट इज़ रख देती हूँ, और नेट क्रेडिट सेल 20 लाख लिख देती हूँ इंटू 12। ठीक है, अब देखिए आगे, अब मैं ये 20 इंटू 3 को मल्टीप्लाई कर दूँगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो आप देखिए कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 60 लाख। ठीक है, इज़ इक्वल टू रिसीवेबल, मैं चाहूँ तो इसको 12 रिसीवेबल भी लिख सकती हूँ, क्यों इंटू 12 मैंने इसे कर दिया है। ठीक है, तो 12 रिसीवेबल्स। अब अगर मेरे को रिसीवेबल कैलकुलेट करने हैं तो 60 लाख अपॉन में 12 इज़ इक्वल टू रिसीवेबल्स। ठीक है, तो अब मैं कैलकुलेट करूँगी तो ये मुझे कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा मुझे 5 लाख। रिसीवेबल मुझे मिलेगा 5 लाख इज इक्वल टू रिसीवेबल्स। ठीक है, अब देखिए रिसीवेबल 5 लाख है, जबकि रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, रिसीवेबल का मतलब टोटल डेटर नहीं होता या कुल डेटर नहीं होता, ये होता है डेटर प्लस बी आर। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन में रिसीवेबल जैसे ये 5 लाख है, आपने कैलकुलेट कर लिए, डेटर आपके पास है नहीं तो एज इट इज़ सिर्फ डेटर लिख दो, प्लस बी आर आपके पास है क्वेश्चन में। देखिए कितने दे रखे हैं आपको बी आर क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखिए ये रहा, प्राप्य विपत्र 25,000 रुपये, बिल्स रिसीवेबल अमाउंट टू 25,000। ठीक है, तो 25,000 के आपको दे रखे हैं, तो अब आपको रिसीवेबल में से माइनस ही करने हैं 25,000 के, तो मैं यहाँ पे देखो लिख देती हूँ 25,000। ठीक है, अब जब मैं 25,000 को 5 लाख में से माइनस करूँगी तो मेरे क्या आ जाएंगे, डेटर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो डेटर्स इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 25,000, तो ये डेटर्स मेरे कितने हो जाएंगे, 4,75,000। क्लियर, तो ये हमने डेटर्स को भी कैलकुलेट कर दिया है, देखिए 4,75,000। क्लियर, अब नेक्स्ट देखिए आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए हमें इन्वेंट्री वेलोसिटी को यूज़ करना होगा। ठीक है, तो इन्वेंट्री वेलोसिटी यूज़ करेंगे, और इसमें देखिए क्लू भी दे रखा है कि ओपनिंग जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 10,000 ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों इन्वेंट्री है, तो दोनों के हिसाब से हम निकालेंगे। तो फॉर्मूले में हम एवरेज इन्वेंट्री वर्ड यूज़ करेंगे, नॉट इन्वेंट्री, अपन सिर्फ केवल इन्वेंट्री वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम एवरेज इन्वेंट्री वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, और इन्वेंट्री वेलोसिटी का फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर फॉर्मूले से जस्ट अपोजिट होता है, मैंने आपको बताया था ना, तो अभी वही यूज़ करते हैं हम इन्वेंट्री वेलोसिटी। देखिए थर्ड जो हमारी कैलकुलेशन है, हमसे पूछा गया है क्लोजिंग इन्वेंट्री।
कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसके लिए इन्वेंट्री वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू नंबर ऑफ मंथ एंड डेज। तो अपने क्वेश्चन में मंथ है तो हम मंथ ही लिख देते हैं, ठीक है, मंथ इन द ईयर। अब देखिए इन्वेंट्री वेलोसिटी आपको गिवन कितना है, ये देखिए इन्वेंट्री वेलोसिटी हमें गिवन है 3 मंथ का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे लिख देती हूँ 3। एवरेज इन्वेंट्री है नहीं मेरे पास, तो मैं एवरेज इन्वेंट्री वर्ड एज इट इज़ लिख दूँगी अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। आपके पास देखिए ग्रॉस प्रॉफिट है, आपके पास सेल्स है, दोनों चीज़ें हैं, तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो सेल्स माइनस जीपी कर लो, आपके पास 20 लाख की क्या है, सेल्स है, माइनस कर दो 5 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपके पास 15 लाख की क्या आ जाएगी, COGS, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप रफली या वर्किंग नोट में कहीं पे भी कर सकते हो और इनटू 12। अब देखिए इसको पूरा सॉल्व करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं तो 3 × 15 कर देंगे, 3 × 15 लाख इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री और 12 एवरेज इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दे अगर हम डायरेक्ट तो, ठीक है। फिर देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करती हूँ मैं टोटल पूरा, तो मेरे पास क्या अमाउंट आएगी, देखिए 45 लाख इज इक्वल टू 12 एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। अब 45 लाख डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। अब जब डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 3,75,000। इसको मैं जब डिवाइड करूँगी तो 3,75,000 इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। अब आपको देखिए एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए 3,75,000। अब देखिए आपको यहाँ पे वो क्लू यूज़ करना पड़ेगा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से क्या होती है, 10,000 ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्लियरली ये बात बोली हुई है, तो चाहे तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, लेट एज्यूम ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री इज इक्वल टू x, तो क्लोजिंग कितनी हो जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू x प्लस 10,000, ठीक है। ये आप यहाँ पे ऊपर भी कर सकते हो, या फिर आपको ये कैलकुलेशन पता है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डायरेक्टली x प्लस 10,000 अपॉन 2, ठीक है, ऐसे यूज़ कर सकते हो। फिर ये 2 × 3,75,000 इज इक्वल टू x प्लस x, 2x प्लस 10,000। 3,75,000 इंटू 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7,50,000। एक बार मल्टीप्लाई करते, 7,50,000 इज इक्वल टू 2x प्लस 10,000, ठीक है। अब देखिए अब ये जो 10,000 है ना वो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7,40,000 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो 7,50,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 2x, तो ये बचेगा 7,40,000 इज इक्वल टू 2x।
तो 7,40,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एक्स। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो x, जो कि क्या है हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास आ जाएगी 3,70,000, ठीक है। अब देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री अगर 3,70,000 है तो क्लोजिंग कितनी हो जाएगी, उससे 10,000 ज़्यादा बोला हुआ है आपको, तो 3,70,000 प्लस 10,000, ठीक है। तो आपके ये हो जाएगा कितना 3,80,000, क्लियर। तो ये आपके क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 3,80,000। ये देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपके 3,80,000, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है, अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे सन्ड्री क्रेडिटर्स कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, क्रेडिटर वेलोसिटी को यूज़ करोगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट जो हमारी फोर्थ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। इसके लिए हम क्रेडिटर वेलोसिटी वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, क्रेडिटर वेलोसिटी। क्रेडिटर वेलोसिटी मतलब एवरेज पेमेंट पीरियड। तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एवरेज पेबल अपॉन नेट क्रेडिट परचेज इंटू 100। वो नॉर्मल फार्मूला होता है, बट जब एवरेज हम तभी लिखते हैं जब हमें ओपनिंग क्लोजिंग की इन्फॉर्मेशन हो। अब ओपनिंग क्लोजिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम यहाँ पे वर्ड सिर्फ यूज़ करेंगे एवरेज पेबल की बजाय सिर्फ पेबल्स, ठीक है। पेबल्स अपॉन नेट क्रेडिट परचेज इंटू, ये मंथ में दे रखा है तो इंटू हम 12 ले लेंगे, ठीक है। अब ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसके लिए हमें चाहिए नेट क्रेडिट परचेज, पेबल निकालने के लिए हमें नेट क्रेडिट परचेज चाहिए। तो अब हम नेट क्रेडिट परचेज की कैलकुलेशन करते हैं। तो थोड़ी सी स्पेस छोड़ करके आप वर्किंग नोट में या कहीं पे भी कर सकते हो, या फिर हमें पहले ही इसको कैलकुलेट कर लेना चाहिए था परचेज़ को। देखिए अब आपको नेट क्रेडिट परचेज़ की अगर कैलकुलेशन करनी है तो इसके लिए आपको एक क्लू दे रखा है, COGS दे नहीं रखा, हम सोचेंगे क्या COGS का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है। COGS का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक फार्मूला ये भी होता है। अब क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, COGS है, कितनी है, देखिए सेल्स माइनस GP से हमने इसको निकाला था, तो हमारी सेल्स थी कितनी 20 लाख, GP था 5 लाख, और हमने इस COGS को कैलकुलेट किया था 15 लाख किया था। अब देखिए इसी COGS का हम दूसरा फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा फार्मूला यूज़ करते हैं हम, जैसे कि कौन सा फार्मूला, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हम ये फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब COGS हमारे पास है 15 लाख, ओपनिंग स्टॉक अभी हमने निकाला था जब इन्वेंट्री की हम कैलकुलेशन कर रहे थे। तो देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री थी 3,70,000 और क्लोजिंग 3,80,000, तो दोनों ही हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। 3,70,000 प्लस परचेज़ आपके पास है नहीं तो हम परचेज़ एज इट इज़ लिखते हैं, और क्लोजिंग थी आपके पास 3,80,000, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे दोनों इस तरफ। अब ये यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ आके माइनस का, और ये माइनस का है तो यहाँ आके प्लस का। तो देखिए 15 लाख माइनस 3,70,000 प्लस 3,80,000 इज इक्वल टू परचेज, ठीक है। अब देखिए इसको पूरा सॉल्व करेंगे। 15 में से आपको 370 माइनस करना है और 380 को ऐड करना है।
ये हो जाएगा आपके 15,10,000, ठीक है, 15,10,000 परचेजेस, ठीक है। कैसे हुआ आपको ये पता चल गया। फिर देखिए अब हमारे पास परचेज़ है, अब कुछ नहीं कहा हुआ है तो इस पूरी परचेज़ को हम क्या मान लेंगे, नेट क्रेडिट परचेज़, ठीक है। इसको ही हम पूरी नेट क्रेडिट परचेज़ या उधार क्रय मान लेंगे। अब देखिए इसको फॉर्मूले में हम ले जाते हैं। क्रेडिटर वेलोसिटी हमें गिवन है 2 मंथ, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2। पेबल हमारे पास है नहीं, तो पेबल की जगह पेबल वर्ड एज इट इज़ रख देते हैं। और नेट क्रेडिट परचेज 15,10,000 इंटू 12, ठीक है। अब देखिए 15,10,000 इंटू 2, 15,10,000 इज इक्वल टू 12 पेबल्स, ठीक है। 15,10,000 इंटू 2 ये जगह 30,20,000 इज इक्वल टू 12 पेबल, ठीक है। 30,20,000 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू पेबल। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे हम। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिसीव होगा 2,51,666.66 है, तो हम इसको 7 कर देंगे, ये आ जाएंगे आपके पेबल्स, ठीक है। अब देखिए पेबल्स जो होते हैं वो सिर्फ क्रेडिटर नहीं होते, पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर्स प्लस बीपी, ठीक है। तो अब हम इसमें से अगर बिल्स पेबल माइनस कर देंगे तो हमारे क्रेडिटर हमको रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए हम यही करते हैं, पेबल का फॉर्मूला लगा दिया है मैंने वैसे। देखिए 2,51,667 माइनस मेरे जो बिल्स पेबल हैं वो कितने हैं 40,000 इज इक्वल टू मेरे बच जाएंगे क्रेडिटर्स, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा 2,11,667 इज इक्वल टू क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये हमारे क्रेडिटर्स हो जाएंगे। तो ये लास्ट जो हमारा टर्म था क्रेडिटर वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो देखिए ये लास्ट क्रेडिटर का आपके जो आंसर है वो है 2,11,667 और परचेजेज हमारी 15,10,000 थी। क्लियर। तो ये आपके क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।